विक्टर फ्रैंकल, एक ऐसा नाम जो हमें सिखाता है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी जीने का मकसद कैसे ढूंढा जा सकता है। उनकी फिलॉसफी का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो यही है कि जीवन में इतनी तकलीफें, इतनी त्रासदियां हैं, फिर भी इसमें कोई मतलब, कोई अर्थ कैसे खोजा जाए। आज की इस बातचीत में हम इसी कमाल के आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। यहीं पर फ्रैंकल एक बहुत ही एक हैरान कर देने वाला सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि सब कुछ के बावजूद जीवन को हाँ कैसे कहा जाए। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां दर्द है, गलती का एहसास है, मौत है। क्या ऐसी दुनिया में सच में कोई उम्मीद रख सकता है? चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो फ्रैंकल इस आइडिया को एक नाम देते हैं ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, या कहें दुखद आशावाद। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आंखें बंद करके बस खुश रहो, सब अच्छा है, सब अच्छा है। नहीं, इसका मतलब ये है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, उनमें भी कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई मीनिंग ढूंढा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस फिलॉसफी की इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। दरअसल फ्रैंकल ने हमारे मॉडर्न समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी थी, एक ऐसा संकट जिसे उन्होंने कहा अर्थहीनता का संकट। और इस संकट आता कहाँ से है? फ्रैंकल के मुताबिक ये 3 ऐसी सच्चाइयों से पैदा होता है जिनसे कोई बच नहीं सकता। वो इसे कहते हैं दुखद त्रिमूर्ति। पहली है पीड़ा, यानी दुख, जो हर किसी की जिंदगी में आता है। दूसरा है अपराधबोध, यानी अपनी गलतियों का एहसास, जो हमें सुधरने का मौका देता है। और तीसरा है मृत्यु, जो हमें याद दिलाती है कि देखो, जिंदगी छोटी है, इसका हर पल कीमती है। अब होता क्या है कि जब इन 3 सच्चाइयों का सामना करने के लिए हमारे पास कोई मकसद, कोई मीनिंग नहीं होता, तो इंसान एक खालीपन में, एक अस्तित्व के शून्य में चला जाता है। ये एक अजीब सी हालत है। मतलब सब कुछ है, जीने के सारे साधन हैं, पैसा है, घर है, गाड़ियां हैं, पर जीने की कोई वजह ही नहीं है। और ये खालीपन कितना खतरनाक हो सकता है, इसका सबसे खौफनाक उदाहरण खुद फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि जो कैदी जीने का हर मकसद, हर उम्मीद खो देते थे, उन्हें एक अजीब सी बीमारी हो जाती थी। उन्होंने इसे नाम दिया गिव अप आइटिस। ये लोग बस हार मान लेते थे और देखते देखते कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती थी। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसी जगहों की बात है। नहीं, फ्रैंकल ने अपने वक्त में डेटा इकट्ठा किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी क्लिनिक में लगभग 30% मरीज और वियना में करीब 29% लोग ये सब कह रहे थे कि उनकी जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं है। तो मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी और असली समस्या थी। फ्रैंकल ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो अस्तित्व का शून्य है ना, यही आज की 3 सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ है: डिप्रेशन, एग्रेशन और एडिक्शन। मतलब अवसाद, आक्रामकता और नशा। और ये सिर्फ किसी की पर्सनल कमजोरी नहीं है, बल्कि ये जीने का मकसद न होने से पैदा होने वाली एक तरह की बीमारियां हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? क्या हमें बस खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए? हर वक्त हैप्पीनेस के पीछे भागना चाहिए? फ्रैंकल कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये तो सबसे बड़ी गलती होगी। और यहाँ फ्रैंकल की एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। वो कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे भागा जाए, वो तो बस हो जाती है। जब किसी को खुश रहने की कोई वजह मिल जाती है ना, तो खुशी तो खुद ब खुद आ जाती है। वो एक बाय प्रोडक्ट है, गोल नहीं। इस जबरदस्ती की कोशिश को वो एक साइकोलॉजिकल टर्म देते हैं, हाइपर इंटेंशन। मतलब जितना ज्यादा आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही दूर भागती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को कहें चलो हंसो, अभी हंसो, तो क्या होगा? एक अजीब सी नकली सी मुस्कान आएगी, है ना? असली खुशी ऐसे नहीं आती। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है खुशी के पीछे भागना, जो हमें असल में जिंदगी की मुश्किलों के सामने और कमजोर बना देता है, और दूसरी तरफ है अर्थ खोजना, मकसद ढूंढना। जब कोई ऐसा करता है ना, तो उसे उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है। और हाँ, खुशी वो तो फिर एक बोनस की तरह अपने आप मिल जाती है। ओके, तो अब आते हैं असली सॉल्यूशन पर। अगर हमें खुशी के पीछे नहीं भागना है, तो फिर अर्थ यानी मीनिंग को खोजे कैसे? फ्रैंकल इसके लिए 3 बड़े सिंपल से रास्ते बताते हैं। पहला रास्ता है कुछ क्रिएटिव करके, कोई काम करके, कुछ बनाकर। दूसरा है किसी चीज को पूरी तरह से अनुभव करके, जैसे किसी खूबसूरत नज़ारे को देखना या किसी से प्यार करना। और तीसरा, जो शायद सबसे पावरफुल है, वो है हमारा नजरिया। जब हालात ऐसे हों जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तब हम उन हालातों के बारे में कैसा सोचते हैं, ये चुनना।
और इस तीसरे रास्ते का एक ऐसा उदाहरण है जो दिल को छू जाता है। जेरी लॉन्ग नाम के एक शख्स, एक एक्सीडेंट में उनकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। लेकिन उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, मेरी गर्दन टूटी थी, उस हादसे ने मुझे नहीं तोड़ा। उन्होंने अपनी तकलीफ को दूसरों की मदद करने की वजह बना लिया, मतलब अपनी पीड़ा को एक जीत में बदल दिया। और यहीं से हम फ्रैंकल की फिलॉसफी के सबसे गहरे, सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं, और वो है जीवन की अनकंडीशनल वैल्यू, मतलब जीवन का बिना किसी शर्त के मूल्यवान होना। हम अक्सर सोचते हैं कि जो वक्त बीत गया वो तो खत्म हो गया, खो गया। पर फ्रैंकल का नजरिया एकदम अलग है। वो कहते हैं कि हमारा अतीत, हमारा पास्ट एक भरे हुए गोदाम की तरह है। हमारे सारे अच्छे काम, हमारा प्यार और यहाँ तक कि वो तकलीफें भी जिन्हें हमने हिम्मत से सहा, वो सब उस गोदाम में सुरक्षित जमा हो जाता है। और ये एक ऐसी दौलत है जिसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो पॉइंट ये है कि किसी इंसान की कीमत उसकी उपयोगिता या यूजफुलनेस से नहीं होती, बल्कि उसकी डिग्निटी यानी गरिमा से होती है। समाज शायद किसी को उपयोगी माने, किसी को ना माने, पर उसकी गरिमा जो उसके चुने हुए मूल्यों से बनती है, वो हमेशा उसके साथ रहती है, उसे कोई छीन नहीं सकता। ये आइडिया कितना पावरफुल है, इसका एक और बड़ा ही हैरान करने वाला सबूत है। जब फ्रैंकल सैन क्विंटन जेल के कैदियों से मिले तो उन कैदियों ने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें हमारे गुनाहों के लिए जिम्मेदार माना जाए। वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें ये कहकर बरी कर दे कि अरे तुम्हारी तो मजबूरी थी। नहीं, वो एक मशीन नहीं, एक इंसान बने रहना चाहते थे, जिसके पास चुनाव की आज़ादी भी हो और उसकी जिम्मेदारी भी। आखिर में फ्रैंकल हमारे सामने दो बहुत बड़ी सच्चाइयां रखते हैं। वो कहते हैं, ऑश्विट्ज के बाद हम जानते हैं कि इंसान क्या क्या कर सकता है, मतलब इंसान की क्रूरता की कोई हद नहीं है। और हिरोशिमा के बाद हम जानते हैं कि दांव पर क्या लगा है, मतलब अब पूरी इंसानियत का भविष्य दांव पर है। देखिए, दुनिया की हालत अच्छी नहीं है, और ये तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक हम में से हर एक अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाता। तो ये सारी बातचीत इसी एक सवाल पर आकर खत्म होती है, हर इंसान किस चीज के लिए जिम्मेदार होने का फैसला करता है। क्योंकि आखिर में यही फैसला, यही चुनाव हमारी जिंदगी को मतलब देता है, अर्थ देता है।